हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट के जो कुछ वीडियोस थे उनमें हम लोगों ने एम्पियर नियम पढ़ा था ना, और उस पर बेस्ड हमने कुछ एप्लीकेशन भी करी थी। आज हम करने वाले हैं परिनलिका के बारे में, जानने वाले हैं कि आखिर परिनलिका क्या होती है और इसके अंदर अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो हम कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल हमारे एम्पियर नियम को यूज़ करते हुए। तो इसके लिए आपको एम्पियर नियम बहुत अच्छे से आना चाहिए, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। तो जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आएगी और नोट्स आप लोग प्रॉपरली बनाते रहिए। तो हेडिंग लगाइए परिनलिका, इसे बोलते हैं सोलेनॉइड। अब पहले तो हम परिनलिका के बारे में जानते हैं कि आखिर परिनलिका होती क्या है। एक अधिक लंबाई और कम त्रिज्या का कुचालक वह खोखला पाइप जिस पर विद्युत रोधी, यहाँ आएगा विद्युत रोधी तार लिपटे रहते हैं, परिनलिका कहलाती है। विद्युत रोधी तार लिपटे हुए मतलब एक कुचालक खोखला पाइप ले लीजिए, ठीक है, जिसकी लंबाई तो हो बहुत ज़्यादा और जिसकी त्रिज्या हो कम, यानी कि लंबाई उसकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, त्रिज्या बहुत कम और खोखला होना चाहिए, और उसके ऊपर आप वायर लपेट दीजिए। तो जो युक्ति बनेगी ना, उसे ही हम कहते हैं परिनलिका। ओके बच्चों, चलिए कुछ ऐसी होती है परिनलिका। जैसे ये खोखला पाइप है और इस पर ये तार लपटे हुए हैं, ये देखो ये तार लपटे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी युक्ति बनी, इसे हमने क्या कहा बच्चों, परिनलिका। अब परिनलिका से जो परिनलिका होती है उससे रिलेटेड कुछ निष्कर्ष है जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। पहला क्या, परिनलिका की जो लंबाई होती है उसके व्यास की तुलना में अधिक होती है, यानी कि इसकी लेंथ होनी चाहिए कम और इसका जो व्यास है वो लेंथ होनी चाहिए ज़्यादा और इसका व्यास जो है वो कम होना चाहिए। तो वही तो चीज़ हमने बोली, अधिक लंबाई और कम त्रिज्या। भाई व्यास कम तो त्रिज्या भी कम ही आएगी ना फिर, क्योंकि व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होती है। तो व्यास की तुलना में इसकी जो लंबाई है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, पहला फैक्ट। दूसरा क्या, परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, यानी कि इस परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होगा वो प्रत्येक बिंदु पर आपको क्या मिलेगा, समान मिलता है। अर्थात परिनलिका के अंदर समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है, क्योंकि बी का जो मान मिलेगा, अभी हम देखेंगे कितना मिलेगा, वो समान रहता है। इसलिए इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, समान चुंबकीय क्षेत्र। तो सम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हम इसका, और आगे पढ़ेंगे टॉरॉयड, हम उसको यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, और इसका मान कितना निकल के आएगा, μ0 स्मॉल ni, ये हम निकालेंगे अभी। इतना होता है, ये आपको याद भी रखना है, μ0 स्मॉल ni। ओके बच्चों, चलिए थर्ड फैक्ट क्या है, परिनलिका के पृष्ठ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके अंदर के चुंबकीय क्षेत्र के मान का आधा होता है। आप पृष्ठ की जगह कर लीजिए सिरे, कि परिनलिका के एक सिरे पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कि परिनलिका की किसी भी एक सिरे पर आप चल जाइए, उस पर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ना, वो उसके अंदर जितना चुंबकीय क्षेत्र है ना उसका आधा आपको मिलेगा। ये भी हम निकालेंगे अभी, कितना होगा, बी डैश होगा हाफ μ0 स्मॉल ni। ओके बच्चों, चलिए चौथा क्या है, परिनलिका के बाहर। अब आप परिनलिका के बाहर चलिए, तो परिनलिका के बाहर अधिक दूरी पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान तेजी से घटकर 0 हो जाता है। यानी परिनलिका के बाहर जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, आपका चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो 0 होगा। तो हम परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना मान के चलते हैं, 0। और इसी फैक्ट का यूज़ हम हमारे डेरिवेशन में करेंगे। तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है कि परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र हम कितना मानते हैं, 0। परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, वो उसकी लंबाई के या उसके अक्ष के अनुदिश होती है। कि जैसे ये परिनलिका है तो बताओ ये इसका अक्ष होगा नहीं होगा, तो बी की जो दिशा है या तो इसकी लंबाई, भाई ये लंबाई है तो लंबाई के अनुदिश या अक्ष के अनुदिश ही आपको प्राप्त होती है। तो देखो ये आपको डायग्राम से भी मिल रहा है। ये एक आदर्श परिनलिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, ये आपकी परिनलिका है, इसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र आपको बता रखा है। और बताओ ये समान चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं, है ना, और ये लंबाई के अनुदिश या अक्ष के अनुदिश है या नहीं है। ओके, तो ये सारे जो फैक्ट्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब आते हैं हम धारावाही एक परिनलिका है, ठीक है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र और परिनलिका हम कैसे लेके चल रहे हैं, अनंत लंबाई की, जिसकी लंबाई कैसी है, अनंत लंबाई की परिनलिका में कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उसके अक्ष पर अंदर, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। होगा तो कितना, अभी बताया, μ0 ni, ठीक है, स्मॉल ni। मैंने कैपिटल नहीं बोल रही हूँ, मैं बार बार स्मॉल बोल रही हूँ। अभी आपको समझ में आएगा आखिर मैंने स्मॉल क्यों बोला,
कैपिटल क्यों नहीं बोला? माना कि एक परिनलिका है जिसकी लंबाई कैपिटल एल और फेरों की संख्या कैपिटल एन है। हम कैपिटल एन को फेरों की संख्या मानते हैं ना, इसलिए माना परिनलिका में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित होने के कारण परिनलिका के चारों ओर डेफिनेट सी बात है चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। ये तो हम अब तक पढ़ते ही आ रहे हैं। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए अब परिनलिका में कितना चुंबकीय क्षेत्र हुआ उसकी गणना करने के लिए डेफिनेट सी बात है कि हमें एक एम्पियर लूप चुननी पड़ेगी। अब की बार मैंने एम्पियर लूप चुनी आयताकार। मैंने आपको बताया था ना, जरूरी नहीं है वृत्तीय हो, हम कैसे भी चुन सकते हैं। तो मैंने एक आयताकार चुंबकीय लूप चुनी इस तरह से, जिसका कुछ सिरा परिनलिका के बाहर है और कुछ अंदर है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने एल मानी, ठीक है। और ये इस तरह से चुनी, तो इसमें धारा जो होती है वो इस तरह से प्रवाहित हो रही है। ओके बच्चों, जिसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल है। तो इसको मैंने नाम दे दिया PQRS। PQRS मैंने हमारे जो है बंद आयताकार जो लूप है उसको मैंने नाम दे दिया। इस बंद पथ के लिए एम्पियर नियम, भाई जब बंद पथ है और उसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो आप एम्पियर नियम लिख सकते हैं। क्या होता है हमारा एम्पियर नियम? क्लॉज इंटीग्रेशन B.dl बराबर μ0 समेशन I। यही तो होता है नहीं होता? पढ़ चुके हैं हम। अब बंद पथ मेरा क्या है, PQRS, तो मैंने PQRS लिख दिया इसके नीचे। ये ऐसे है इंटीग्रेशन, और किस पथ के लिए करें उस पथ का नाम इस तरह से, और B.dl इस तरह से लिखा हुआ है ये। ओके बच्चों, चलिए अब आपको अच्छे से पता है कि PQRS के लिए जो इंटीग्रेशन होता है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? पहले PQ के लिए लिख दिया, प्लस फिर QR के लिए, फिर RS के लिए, और फिर SP। मतलब जहाँ से चले वहीं पहुँचना है, तभी तो बंद पथ होगा। भाई जिस पॉइंट से चले घूम फिर के उसी पॉइंट पर आए तभी तो बंद पथ बनेगा। तो देखो P से चले थे ना हम, लास्ट में भी P पे आ रहे हैं, तो हमारा बंद पथ हुआ नहीं हुआ। और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि पहले दिखा ऐसे, डायग्राम से देखे तो ऐसे लिखा, पहले PQ के लिए, फिर QR के लिए, फिर RS के लिए, और फिर SP के लिए। और इस पूरे का इंटीग्रेशन PQRS के बराबर होगा नहीं होगा? होगा, सबका सम कर दो। तो बस मैंने ऐसे अलग अलग लिख लिया। क्यों? क्योंकि इन सब के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो B है वो सबके लिए एक जैसा नहीं है, इस वजह से हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। B.dl, 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 B.dl और समेशन μ0 समेशन I। इतना समझ में आया? चलिए अब इसको खोल दो। B.dl cos थीटा, B.dl cos थीटा, B.dl cos थीटा और B.dl cos थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड चली रही है जो चल रही है, लेफ्ट और RHS। अब देखो, अगर आप डायग्राम से देखो तो PQ, हमारा जो पथ है PQ और RS के लिए B और DL एक ही दिशा में है। देखो अब PQ कौन सा है, ये रहा, ठीक है। और ये B और जो DL है, बताओ वो हमारे B की दिशा में है या नहीं है? B और DL के मध्य का एंगल 0 बन रहा है, नहीं बन रहा? बन रहा है ना भाई। यहाँ चलो चाहे यहाँ चलो, इसके लिए हमारा जो भी B और DL है उसके बीच का एंगल क्या हो रहा है हमारा, एक ही दिशा में है या नहीं है? है। तो इसके लिए मैंने थीटा को कितना मान लिया? 0 मान लिया। भाई मान सकते हैं ना। चलिए, क्योंकि लंबाई, यही तो लंबाई है भाई, ये लंबाई है और B भी मेरा इसी दिशा में, तो ये दोनों समांतर हुए नहीं हुए, इसलिए इसके बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तो cos 0 कितना होता है आपको पता है? cos जो 0 होता है वो 1 होता है ना। अब यानी कि इन दोनों पद के लिए तो cos 0 डिग्री आ जाएगा थीटा बराबर, इसके लिए और PQ और RS के लिए, इन दोनों के लिए, इसके और इसके लिए हमारा थीटा बराबर 0 डिग्री होगा। तो cos 0 1 हो जाएगा। तो हमें ओनली इंटीग्रेशन PQ BDL और प्लस इंटीग्रेशन RS BDL मिलेगा। अब इन दोनों की बात करो, पथ QR व SP के लिए V/dl एक दूसरे के लंबवत है। देखो जरा, हमारे तो डायग्राम से देखिए, देखो B जा रहा है ऐसे, जबकि ये जा रहा है ऐसे। इसकी जो लंबाई है या चौड़ाई कुछ भी है वो क्या जा रही है? ऐसे। तो ये बताओ लंबवत है या नहीं है ना? तो लंबवत है, तो बताओ इसके लिए cos कितने होंगे? 90। तो ये दोनों टर्म तो बताओ कैंसिल होगी नहीं होगी? हो गई। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर क्या है इन दोनों के लिए? 90। cos 90 0। इस वजह से हमारी ये जो दोनों टर्म है वो क्या हो गई बच्चों? कैंसिल हो गई ना। तो अब हमारे पास में ओनली 2 ही टर्म बची। तो बताओ हमारा डेरिवेशन आसान हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। तो हमारे पास में ओनली ये 2 टर्म बची, ये 2 टर्म हमारी कैंसिल हो गई। अब इनमें से भी एक टर्म को हम कैंसिल करेंगे। कैसे? हम जानते हैं कि परिनलिका के बाहर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो 0 होता है। तो बताओ हमारा कौन सा पथ परिनलिका के बाहर है? ये वाला। तो बताओ हमारा जो PQ जो पथ है उसके लिए हमारा B 0 है या नहीं है? तो एक और टर्म कैंसिल कर दो। पथ RS के परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है,
हमारा जो पथ है वो पी क्यू पथ बाहर है, आर एस अंदर है। ओके, तो आप थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लो, पथ पी क्यू के लिए। ओके, तो यहाँ ओनली आर एस आएगा। ठीक है, आप करेक्शन कर लेना, वो हो सकता है आप ऐसे मान लो, किसी को भी मान लो पी क्यू आर एस, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नाम आप कैसे भी दे सकते हो, बस आपको ये देखना है कि कौन सा आपका बाहर है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा पी क्यू बाहर है, इसलिए मैंने पी क्यू के लिए 0 कर दिया। तो पी क्यू के लिए बी 0, तो हमारा ओनली ये वाली टर्म 0 हो गई वापस। तो हमारा बचा क्लोज इंटीग्रेशन आर एस बी डी एल बराबर म्यू 0 समेशन आई। अब मुझे निकालना है कि मेरे जो आर एस पथ है, जो मेरा आर एस पथ है, उसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, ये तो निकालना है कि भाई अब मुझे समेशन आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। परिनलिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो बताओ इस पथ, अब इसकी जगह आर एस ही कर लेना, बताओ बी कांस्टेंट होगा नहीं होगा, होगा, तो बी को बाहर निकाल सकते हैं या नहीं, निकाल सकते हैं, ये आ गया। अब बताओ क्लोज इंटीग्रेशन पी क्यू डी एल कितना है, बताओ ये एल के बराबर है या नहीं, भाई एल ही तो है, पहले हम छोटा सा अल्पांश लेके चल रहे थे, अब पूरा कितना हो गया ये एल, तो ये एल के बराबर आया नहीं है, तो बी एल, अब ये डॉट वैसा वाला डॉट नहीं है, डॉट प्रोडक्ट वाला, बी एल बराबर म्यू 0 समेशन आई, ये हमारा सोल्व हो गया। अब बस आपको समेशन आई की वैल्यू लानी है और यहाँ पे रखनी है। समेशन आई कैसे होगा, परिनलिका की कैपिटल एल लंबाई हमने मानी, उसमें फेरों की संख्या कितनी थी, कैपिटल एन, तो इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, एन में एल का भाग दे दो। बंद आयताकार पथ की लंबाई हमारी स्मॉल एल है, तो बताओ उसमें फेरों की संख्या कितनी होगी, अगर बंद आयताकार स्मॉल एल लंबाई में, तो इसको एक स्मॉल एल से और गुणा कर दो। बिल्कुल ये चीज़ हम मैथमेटिक्स में करते हैं ना, यहाँ तो आप लोग 7th 8th 9th क्लास में ऐसे ही करते आते थे, कुछ चीज़ें करते थे ना, बस वही चीज़ आपको आज यहाँ भी करनी है। ठीक है, तो बंद आयताकार जो पथ है उसकी लंबाई हमने स्मॉल एल मानी, तो बताओ उस मतलब मुझे क्या करना है कि मेरा जो ये बंद आयताकार जो पथ है ना, इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। भाई हम बंद पथ से तो देखते हैं कि हमने जो बंद पथ चुना है उसमें से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वो होता है समेशन आई। तो समेशन आई इस पथ में से कितनी हो रही है, तो इस पथ की लंबाई को मैंने कितना माना है, एल माना है ना, तो एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होगी, एल लंबाई से और गुणा कर दो, तो कैपिटल एन अपॉन एल इंटू एल। परिनलिका के एक घेरे में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जो परिनलिका है उसमें बहुत सारे घेरे हैं, हमने एन माने हैं, हमने एक घेरे में से आई एम्पियर माना है। ठीक है, तो परिनलिका के कैपिटल एन घेरे में कितनी धारा होगी, एन इंटू आई, तो एन अपॉन एल इंटू एल घेरों में कितनी धारा होगी, कितनी होगी, इसको आई से गुणा कर दो, तो ये हो गया मेरा समेशन आई, कितना, एन बाई एल इंटू आई एम्पियर। बस ये वैल्यू लाके यहाँ रख दी, तो देखो क्या हुआ, म्यू 0 एन अपॉन एल, ये एल से एल यहाँ से यहाँ कट गया, जो हम मान के चल रहे थे वो कट चुका है, तो बी आ गया मेरा म्यू 0 कैपिटल एन बाई एल इंटू आई आया। अब एन बाई जो एल है ना, इसको मैंने कहा है स्मॉल एन, इसे कहते हैं एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। तो ये स्मॉल एन क्या है, यहाँ पे एकांक लंबाई में या इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है। तो बी का फॉर्मूला एक तो ये है कैपिटल एन और कैपिटल एल की फॉर्म में, और अगर आपको एकांक लंबाई दे दी जाए और उसमें फेरों की संख्या दे दी जाए तो बी का दूसरा फॉर्मूला ये है म्यू 0 स्मॉल एन आई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कैपिटल एन और कैपिटल एल यूज़ कर रहे हो तो एन की जगह आपको एन अपॉन एल यूज़ करना होगा। ओके बच्चों, चलिए, तो यहाँ बी कितना आ गया, चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नोट आप जानते हो निर्वात की चुंबकशीलता, आई परिनलिका में प्रवाहित धारा है, एन क्या है, स्मॉल एन एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एन है परिनलिका में कुल फेरों की संख्या, एल है परिनलिका की लंबाई। तो वो आपको क्या देता है एग्जाम में, आप लोग उस पर गौर करना, या तो वो हो सकता है आपको एन और एल दे या स्मॉल एन दे, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। ओके बच्चों, तो इजी सा डेरिवेशन था, दोबारा से एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट करते हैं कि हमने किया क्या, कुछ नहीं किया, परिनलिका के अंदर एक हमने बंद पथ चुन लिया जिसकी लंबाई मैंने स्मॉल एल मान ली, इस तरह से चुना कि इसका कुछ पार्ट परिनलिका के बाहर भी है। मैंने इस बंद पथ के लिए एम्पियर नियम लगा दिया, एम्पियर नियम लगा दिया, तो एम्पियर नियम को मैंने फिर तोड़ दिया, पी क्यू के लिए, क्यू आर के लिए, आर एस के लिए और एस पी के लिए, यही किया। उसके बाद में मैंने कहा कि मेरा जो ये वाला पथ है और ये वाला पथ है, इनके लिए जो एल और जो बी है वो एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा 0, जबकि मेरा ये वाला पथ और ये वाला जो पथ है उसके लिए ये लंबवत है, इसलिए थीटा 90। तो दो टर्म वैसे ही कैंसिल आउट हो गई, बच्ची कौन सी, ये दोनों टर्म। फिर मैंने कहा परिनलिका की एक प्रॉपर्टी होती है कि बाहर के लिए भी 0 होता है, तो मेरे पी क्यू पथ के लिए भी आ गया 0।
तो बचा ओनली एक इंटीग्रेशन। फिर इंटीग्रेशन को जब मैंने खोला बी डी एल बचा, यही तो बचा था। बी मेरा समान होता है, बी बाहर निकल गया, तो क्या बचा ओनली डी एल। डी एल बराबर क्या होगा इस पथ के लिए एल। अब मुझे समीशन आई निकालना है। समीशन आई क्या होगा कि जो मैंने बंद पथ चुना, सॉरी वहाँ मैंने ऐसा बोल दिया था ना, आर एस से कितनी धारा, आर एस से नहीं, जो हमारा टोटल जो बंद पथ होता है उसमें से कितनी धारा प्रवाहित होती है उसके लिए हमारा कितनी धारा होती है आई, वो होता है हमारा समीशन आई। तो इस पूरे लूप में से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो होगा समीशन आई। तो वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया, हमारी छोटी कक्षा वाले बच्चों के जैसे कि परिनलिका की एल लंबाई में फेरों की संख्या ये, इकाई लंबाई में ये, तो स्मॉल एल लंबाई में इतनी, एक फेरे में आई एम्पेयर की धारा, जो आई एम्पेयर की धारा है वो एक फेरे के लिए है, तो कैपिटल एन में एन इंटू आई, तो इतने घेरे में इतनी, बस वैल्यू रख दी और हमने इसके दो फॉर्मूले यहाँ पे निकाल लिए। था ना इजी सा डेरिवेशन। चलिए अब परिनलिका के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, परिनलिका धारावाही जो परिनलिका होती है उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिनलिका की त्रिज्या और लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, परिनलिका की त्रिज्या और एल इन दोनों पर ये डिपेंड नहीं करता है। यह परिनलिका की इकाई लंबाई में कितने घेरे हैं उस पर और परिनलिका में कितनी धारा है उस पर डिपेंड करता है। बी कितना है, म्यू जीरो स्मॉल एन आई, तो ये स्मॉल एन और स्मॉल आई के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके बच्चों, आर का कहीं यूज नहीं हो रहा है तो ये आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यदि परिनलिका में तांबे के तार की किसी चुंबकीय क्रोड जिसकी चुंबकशीलता म्यू है पर लपेटे हो तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। अब म्यू की फॉर्म में निकालना है। बी कितना हो जाएगा, म्यू एन आई, म्यू जीरो की जगह कितना रख दो, म्यू एन आई। आपको पता है कि म्यू जो होता है वो म्यू नॉट म्यू आर होता है ना, बिल्कुल वैसे वहाँ किया था ना हमने, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो ऐसे ही म्यू नॉट क्या है, क्रोड की आपेक्षिक चुंबकशीलता, म्यू आर है ये। ओके, म्यू नॉट नहीं है, म्यू नॉट तो निर्वात की होती है ना, और आर होती है आपेक्षिक चुंबकशीलता। और बी बराबर, अब देखो बी बराबर आ गया म्यू एच, जहाँ मैंने एन आई को एच लिख दिया, एच की जगह मैंने क्या लिख दिया, एन आई, सॉरी एन आई की जगह मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल एच। ठीक है, तो बी बराबर म्यू जीरो म्यू आर एन आई, या बी बराबर म्यू एच, या एच बराबर एन आई। ओके, ये हमने पढ़ चुके हैं ना। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकन क्षेत्र, एच को हम कहते हैं चुंबकन क्षेत्र, और ये रिलेशन हमने निकाला भी था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कंपेयर करके एच की वैल्यू निकाल ली, कितनी है, एन आई। तो अगर एच की फॉर्म में आपको दे तो एन आई यूज़ करना है, बी की फॉर्म में दे तो म्यू नॉट एन आई यूज़ करना है। ओके बच्चों, चलिए अब देखो हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि परिनलिका के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है ना वो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। जो हमने लिखा था ना ये फैक्ट कि इसके सिरे, एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी भी एक सिरे पर, वो इसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आधा होता है। इसको हम दो तरह से सिद्ध करेंगे। पहला तो क्या, जैसे ये इसके ये अक्ष है, ये इसका परिनलिका के सिरे हैं एक्स और वाई, तो बी जो होता है अक्ष पर कितना होता है, म्यू जीरो एन आई, यहाँ पर और यहाँ पर बराबर ही होगा होने में, तो बी एक्स बराबर वी वाई। एक्स और वाई दोनों अक्षों पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा तो सही, लेकिन किसी एक सिरे पर कितना होगा वो निकालना है। एक्स और वाई दोनों सिरों पर लिख लो, या अक्षों पर दोनों सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, तो टोटल जो बी होगा बताओ वो बी एक्स प्लस वी वाई के बराबर होगा, नहीं होगा, और बी एक्स वी वाई दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से बी बराबर आ गया 2bx या बी बराबर 2by। ओके, बस यहाँ से bx की वैल्यू निकालो, b/2, b की वैल्यू कितनी है, म्यू जीरो एन आई। तो किसी भी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अक्ष पर उसका आधा होता है। इसी को हम अभी दूसरे तरीके से भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, अगला फैक्ट क्या है, यदि परिनलिका की लंबाई सीमित है, देखो ये अभी जो हमने डेरिवेशन किया वो अनंत लंबाई की परिनलिका थी, लेकिन अगर आपकी जो परिनलिका है वो सीमित लंबाई की हो जाए, यानी कि परिनलिका की लंबाई बहुत सीमित है, तो उसके अक्ष पर चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं करेंगे हम यहाँ पे, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अगर सीमित लंबाई की परिनलिका है तो उसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र होता है हाफ म्यू नॉट एन आई cos phi 1 माइनस cos phi 2। अब ये phi 1 phi 2 क्या है समझिए, ये परिनलिका का अक्ष है, माना कि इस बिंदु पर आपको निकालना है, तो इसके इस सिरे से ये कितना एंगल बना रहा है, ये सिरा इस अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है वो तो होता है phi 1, और ये सिरा यहाँ से, और मान लो कि और ये जो एंगल है ना इसके दूसरे सिरे से उसको मिला है, तो ये जो एंगल है ये वाला,
ये होता है मेरा φ2। अक्ष से लेना है एंगल आपको, बस इस सिरे के साथ अक्ष कितना एंगल बना रहा है और इस सिरे के साथ अक्ष कितना एंगल बना रहा है, इस तरह से ये एंगल होते हैं φ1 और φ2। सीमित लंबाई की परिनलिका के कारण इतना आपको चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। ओके बच्चों, तो अब देखो, अब मुझे अगर इसके किसी एक सिरे पर या एंड पर निकालना है, जो अभी हमने सॉल्व किया ना कि हाफ म्यू नॉट NI है, वो यहाँ से भी आ सकता है। अगर हम इसके बी एंड पर निकालते हैं तो φ1 φ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, φ1 तो हो जाएगा 90 डिग्री और φ2 हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो अगर आप ये फॉर्मूले में यहाँ वैल्यू पुट करो, cos 90 0, cos 180 होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा हाफ म्यू नॉट NI। ओके बच्चों, तो ये हमने दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर दिया इस वाले फॉर्मूले से कि अगर एंड पर निकालना है तो φ1 कितना हो जाएगा, ये जो φ1 है वो तो 90 डिग्री हो जाएगा और φ2 मेरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके चलिए, तो यहाँ से हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो देखिए। एक तो परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, कितना होता है अक्ष पर, B बराबर μ0 स्मॉल NI। स्मॉल n क्या होता है, कैपिटल N/L। परिनलिका के किसी एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र, अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका आधा हो जाता है, हाफ म्यू नॉट NI हो जाता है। ठीक है, परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके बच्चों, चलिए अब हम करते हैं कि हमारी जो दंड चुंबक होती है ना, हमारी जो दंड चुंबक होती है, बार मैग्नेट, बार जो मैग्नेट होती है और जो धारावाही जो परिनलिका हम पढ़ रहे हैं, हम इनके व्यवहार की तुलना करते हैं। ठीक है, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या हमारी परिनलिका एक बार चुंबक या बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है क्या। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उससे आपको यहाँ पे रिजल्ट दिए हुए हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। बहुत बार थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आ जाता है, दंड चुंबक और धारावाही परिनलिका के व्यवहार की तुलना। ठीक है, यहाँ लिख लेना तुलना। यदि धारावाही परिनलिका को रेशम के धागे से, कोई एक धारावाही परिनलिका बना लिया आपने, उसको एक रेशम के धागे से आपने फ्रीली लटका दिया, ठीक है, तो यह दंड चुंबक की भांति, जैसे आपको चुंबक, जैसे चुंबक जो होती है, आप जब उसको लटकाते हो तो आप क्या देखते हो, आप ये देखते हो कि चुंबक जो होती है वो ये एस पोल और ये एन पोल की तरह विस्थापित होती नहीं होती है। चुंबक को जब आप फ्रीली लटकाओगे तो एस पोल इधर होगा और एन पोल इधर होगा। तो इसी तरह से जब धारावाही परिनलिका को भी लटकाया गया तो यही पाया गया कि यह जो होती है वो इसका जो कि चित्रानुसार उत्तर दक्षिण दिशा में यह ठहरती है, कि जिस तरह से हमारी चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, उसी तरह से धारावाही जो परिनलिका है उसको भी फ्रीली लटकाने पर यह भी उत्तर दक्षिण दिशा में जाकर ठहर जाती है। तो इससे भी पता चला कि हमारी जो धारावाही परिनलिका है वो चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। करी ना भाई, चुंबक के साथ भी ऐसा होता है, इसके साथ भी ऐसा हुआ। प्रयोगों में पाया गया कि परिनलिका में प्रवाहित धारा की जो दिशा होती है, अगर आपने इसको बदल दिया, बदलने पर इसके सिरों की ध्रुवता भी बदल जाती है। यानी कि पहले धारा मान लो आपने ऐसे दे रहे थे, अब मान लो आपने धारा दे दी ऐसे, तो इसके जो ध्रुव है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। जहाँ पहले एस था वो एन हो जाएगा, जहाँ पहले एन था वो एस हो जाएगा। धारावाही परिनलिका के पास दूसरी धारावाही परिनलिका लाने पर दंड चुंबक की भांति इनके भी समान ध्रुवों में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, और जो हमारे असमान ध्रुव होते हैं उनमें आकर्षण होता है ना भाई। आप दो मैग्नेट ले लेना, अगर दोनों मैग्नेट के सेम ध्रुव को आप पास में लाओगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, करते होंगे घर पे बहुत बार आप लोगों को मैग्नेट मिल जाते हैं ना, तो बच्चे ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं। हो सकता है उन्हें इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, लेकिन उनको ये तो समझ में आ जाता है कि ये तो इससे अट्रैक्ट हो रहा है और ये वाले दूर जो है वो क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। तो सेम दूर जैसे एस एस या जो एन एन होंगे वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और एस एन हो या एन एस हो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो उसी प्रकार अगर धारावाही परिनलिका के पास दूसरी धारावाही परिनलिका आपने लाई तो इनमें भी ऐसा ही होता है। धारावाही परिनलिका के निकट रखी चुंबकीय जो कंपास सुई होती है उसमें भी विक्षेप आता है। अगर आप धारावाही परिनलिका के पास में कोई चुंबकीय सुई रख दो, याद है ओरस्टेड का प्रयोग, वहाँ भी तो हमने चुंबकीय सुई रखा था, तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हुआ उसमें फ्लक्चुएट होने लगी ना, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। धारावाही परिनलिका लोह चुंबकीय पदार्थों को भी आकर्षित करती है। जो लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, अभी लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, 3 तरह के पदार्थ होते हैं जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो धारावाही जो परिनलिका होती है वो लोह चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती है। जिस प्रकार दंड चुंबक के टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े से एक स्वतंत्र दंड चुंबक बनता है, उसी प्रकार परिनलिका में भी प्रत्येक धारावाही लूप
चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। देखो, एक चुंबक के आप कितने भी टुकड़े कर दो, कभी भी आप उसके पोलों को अलग नहीं कर सकते भाई। जैसे ये एक चुंबक थी, मान लो ये एन था, ये एस था, आपने इसको तोड़ा तो ये पार्ट एन हो गया, ये एस हो गया। नहीं, अब ये छोटा सा पार्ट है, इसके भी दो ध्रुव होंगे, एन और एस। ये वाला पार्ट है, इसके भी दो ध्रुव होंगे, एस। तो एक चुंबक को आप चाहे कितने ही पार्ट्स में डिवाइड कर लो, वो उसके जो ध्रुव होते हैं वो हमेशा कपल के रूप में रहते हैं, ठीक है। एकल ध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक के जो एकल ध्रुव होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि आपको कभी भी एक एन पोल नहीं मिलेगा, हमेशा एनएस के रूप में ही प्राप्त होगा। तो उसी तरह से धारावाही जो परिनलिका है उसमें भी प्रत्येक जो धारावाही लूप बने ना, ये प्रत्येक धारावाही ये लूप बन रहा है, ये भी इसी की तरह व्यवहार करती है, जिसका एक पार्श्व उत्तरी ध्रुव और दूसरा जो पार्श्व होगा वो दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। धारावाही लूप को देखने पर यदि धारा की दिशा क्लॉकवाइज है तो लूप का वह तल दक्षिण ध्रुव तथा वामावर्त धारा है तो लूप का वह तल उत्तर ध्रुव। आपको याद हो तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, वो एनएस बनाए थे ना हमने, ऐसे ऐसे एनएस बने थे, वो वहीं से ये लिए गए। ओके बच्चों, दंड चुंबक की भांति, दंड चुंबक है ये, दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। धारावाही परिनलिका से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में निम्न भिन्न गुणधर्म प्रेक्षित होता है। तो देखो, इतने सारे जो प्रॉपर्टीज हैं उनको देखने पर हमें क्या लग रहा है कि हमारी जो धारावाही परिनलिका है वो एक बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करती है ना। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें कुछ डिफरेंट मिलेगी भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो हमें इसके बार मैग्नेट से डिफरेंट भी प्राप्त होगी। वो क्या है? परिनलिका के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं लगभग समांतर होती है। अभी हमने करा ना, तो देखो ऐसे समांतर थी या नहीं, लगभग समांतर ही थी। जबकि दंड चुंबक के अंदर थोड़ी वक्र हो जाती है, मतलब ये समांतर नहीं होती, थोड़ी सी वक्र एरिया में हो जाती है। जब आप लोग चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ोगे, एक चुंबक के कारण चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ेंगे हम, वहां आपको समझ में आएगा कि कैसे मिलती है। ओके, तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है वो थोड़ी सी वक्राकार हो जाती है। ओके बच्चों, चलिए अब परिनलिका की नली के बाहर चुंबकीय क्षेत्र नगण्य या जीरो होता है ना, जबकि दंड चुंबक में उसकी लंबाई के अनुदिश उसके निकट, उसके कर लेना इसको, स्थित बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र निश्चित परंतु भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। मतलब क्या डिफरेंस आया इनमें? एक तो चुंबकीय बल रेखाओं का डिफरेंस आया कि इसमें तो लगभग समांतर मिली परिनलिका में, जबकि दंड चुंबक में थोड़ी सी वक्र शेप में हो गई। दूसरा क्या है कि हमने कहा कि परिनलिका के बाहर हम गए तो चुंबकीय क्षेत्र लगभग जीरो था, मान के चल रहे हैं ना हम। लेकिन दंड चुंबक जो होता है उसमें क्या होता है, उसकी लंबाई के अनुदिश, अगर आप उसकी लंबाई के अनुदिश उसके निकट स्थित बिंदुओं पर जाओगे तो आपको चुंबकीय जो क्षेत्र है वो कुछ मिलेगा, लेकिन अलग अलग स्थानों पर उसका मान अलग अलग होगा। ओके, तो ये इन दोनों में थोड़ी सी भिन्नताएं भी है। ओके बच्चों, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कि कैसे हमने परिनलिका और दंड चुंबक दोनों के व्यवहार की तुलना भी करी और दोनों में जो डिफरेंस था हमने वो भी बताया। ओके, तो इसी के साथ ही हमारा जो परिनलिका वाला टॉपिक है ये आज कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक और बच रहा है, टोरॉइड, वो भी हमारे एम्पियर नियम पर ही बेस्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग आएंगे इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे। तो आप लोग आज परिनलिका से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उन क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिए, बुक से भी एक बार जरूर पढ़िए। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।